हाय गाइस। आज इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करने वाले हैं। दिस इज कि हम लोग इसरो से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आपका पूछे जा सकते सारे के सारे टॉपिक्स को इस एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फॉर इसरो से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि ये हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राइड का इशू होता है, पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी के लिए, पूरे के पूरे इंडिया के लिए। और इसको हम लोग बहुत मैसिवली सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा, इसरो कोई भी बड़ी चीज करता है, कुछ भी अचीवमेंट करता है, हम लोग जरूर उस चीज पे स्टेटस लगाते हैं। हमने कोई भी रॉकेट लॉन्च किया तो वो बहुत दिनों तक न्यूज में रहता है। हम लोग मार्स पे गए, हम लोग मून पे गए, हमने जो भी अचीवमेंट्स की, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्रेस्टीज का मैटर है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या टॉपिक्स आ सकते हैं, तो उन टॉपिक्स की तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले तो। और इन सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस एक सिंगल क्लास के अंदर। मतलब ऐसा सारी चीजें मैं तुमको कवर कराऊंगा जो भी रेलेवेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द हिस्ट्री ऑफ इसरो। हिस्ट्री ऑफ इसरो में तुम्हें क्या चीजें पता होनी चाहिए कि इसरो मतलब मैं सिर्फ वही चीजें बताऊंगा तुमको जो तुमको क्लैट 2026 पूछ सकता है। मैं तुमको फालतू का ज्ञान या बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट रखने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो किस ईयर में फाउंड हुआ था और कैसे हुआ था। मैं तुमको एक स्टोरी की तरह बताता हूँ, शायद तुमको ज्यादा अच्छे से ध्यान रहे और पूरी चीज को तुम अच्छे से समझ पाओ। तो 1962 में क्या हुआ था, अंडर द वेरी केपेबल लीडरशिप ऑफ नेहरू जी, सरकास्टिकली, इंडिया ने अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था इनकॉस्पर। तो इनकॉस्पर नाम के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इस इनकॉस्पर को एस्टैब्लिश करने में एक और पर्सन का बहुत बड़ा रोल था जिनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम, तुमको नाम याद रखना है, सारा भाई, क्योंकि ये अभी दोबारा फिर से आएंगे। अगली बात आती है कि इनकॉस्पेर का फुल फॉर्म क्या होता है। 1962 में बनाया गया, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये इसका एक बेसिक सा फुल फॉर्म है जो तुमको याद रखना है। इसके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इनकॉस्पर नाम की इंडिया की फर्स्ट स्पेस एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया इन द ईयर 1962। अब 1962 के बाद क्या हुआ, बहुत ही फेमस इवेंट है और यहां से तुमको पूछा जा सकता है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ टॉपिक एज वेल। मैंने तुमको पढ़ाया भी है एक दूसरी यूट्यूब वीडियो में, तुम उसको भी जाके देख सकते हो। तो नासा ने एक मिशन किया था, इस मिशन का नाम है अपोलो। तो अपोलो 11 मिशन को किया गया था इन द ईयर 1969। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिशन था ये रिलेटेड था टू मून, कि इस मिशन के थ्रू हम लोग फर्स्ट पर्सन को मून पे लैंड कराना चाहते हैं। दिस वाज इन रिलेशन टू फर्स्ट मैन्ड मून मिशन, जहां पे जो सक्सेसफुल हुआ था, फर्स्ट मैन्ड मिशन जो सक्सेसफुल हुआ, जहां पे एक इंसान मून के सरफेस पे लैंड कर पाया। अब यहाँ पे क्या किया गया, तीन लोगों को, तीन ह्यूमंस को, तीन इंडिविजुअल्स को मून पे भेजा गया। अब ये तीन इंडिविजुअल्स कौन थे, तुमको तीनों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि तीनों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है। दो नाम जो है बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन तीसरा नाम जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए हम लोग कई बार उसको नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट नाम जो है वो तो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तुम लोग शायद सबने सुना होगा, बहुत सारे स्टिकर्स पोस्टर्स आते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के। सेकंड है बज एल्ड्रिन। एंड थर्ड पर्सन जो था यहाँ पे, इसका नाम था माइकल माइकल कॉलिंस। तो माइकल कॉलिंस थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन का नाम भी याद रखना। अब ये लोग किस तरह से गए थे स्पेस में, ये लोग मून पे जाना चाहते थे, तो इन तीनों को अपोलो 11 में बैठाया गया। और अपोलो 11 का गोल था टू रीच मून, ठीक है, और उसके बाद वापस आना। तो अब यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ से निकले तो जो तारीख थी वो थी 16 जुलाई 19। तुमको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम सिग्निफिकेंस के लिए अगर याद रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। 16 जुलाई 1969 को ये लोग यहाँ से निकले और ये लोग फाइनली 4 दिन बाद मून पे रीच करे। ये है 20th जुलाई। 20th जुलाई इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ह्यूमन मून पे लैंड हुआ है। अब इसके बाद क्या हुआ, 20th जुलाई के बाद ये लोग वहां से वापस निकले, तो अब 4 दिन में अर्थ पे वापस आ गए। तो 24th जुलाई 1969 को ये लोग अर्थ पे वापस आ गए। तो ये तीनों डेट्स इसी सीक्वेंस में है कि 4 दिन लगते हैं मून पे पहुंचने के लिए। 1969 में लगते थे, अब तो फास्टर रॉकेट से जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अब 20th जुलाई की सिग्निफिकेंस ये है कि 20th जुलाई को फर्स्ट मैन लैंड किया था, फर्स्ट पर्सन ने अपने पैर को रखा था मून की धरती पे। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि किस पर्सन ने सबसे पहले मून पे लैंड किया था, तो दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके साथ जो बंदा गया था दैट वाज बज एल्ड्रिन। तो माइकल कॉलिंस जो था, ये मून के आउटर ऑर्बिट में एक अपने रॉकेट पे था।
ठीक है। ये रियल में जाके लैंड नहीं किया था मून पे, लेकिन ये मिशन का पार्ट था। और इसको इसलिए रखा गया था कि अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम वापस कम्युनिकेट कर पाओ टू नासा। क्योंकि ये जो मिशन है अपोलो 11, आई बिलीव तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, इतना बड़ा मिशन उस वक्त पे दो ही कंट्रीज कर सकती थी। वन वॉज यूएस एंड सेकेंड वॉज यूएसएसआर। दो ही वर्ल्ड में सुपर पावर्स थी इन द 20th सेंचुरी, एंड ऑफ 20th सेंचुरी या सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो आउटर आउटर रिंग जो होती है, आउटर ऑर्बिट जो होता है, आउटर ऑर्बिट पे माइकल कॉलिंस था। माइकल कॉलिंस का नाम भी तुमको ध्यान रखना है। अब 20 जुलाई को हम लोग ने 2021 से, ये फिगर अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है इंटरनेशनल मून डे। क्योंकि तुमको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल मून डे हम लोग किस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज 20th of July, क्योंकि इस पर्टिकुलर डे पे मून लैंडिंग हुई थी। इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करना चाहिए, किसका रेजोल्यूशन है, किसका आइडिया है? तो इस आइडिया को पास किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। यूनाइटेड नेशन ने किया है, विच मींस यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे, मेंबर स्टेट्स होंगे, उन सारे के सारे स्टेट्स के ऊपर वो चीज अप्लाई होगी। क्योंकि वहां पे बाय वोटिंग, बाय मेजोरिटी इस डे को सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया गया है। तो 20 जुलाई को हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया इंटरनेशनल मून डे को। अब इसके साथ क्या हुआ कि जब 1969 में मून लैंडिंग हुई थी, तो इससे पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज गया था कि देखो इंसान चांद तक पहुंच गया। तो जब ये बात हो गई कि इंसान चांद तक पहुंच गया है, तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस चीज से इंस्पायर हो गए, और पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन थी। और उस वक्त पे इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब लेडी वर्जन ऑफ मोदी जी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई इस मून लैंडिंग से। तो इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि 15 अगस्त, जुलाई से अगस्त आ गए हम लोग, तो 15 अगस्त की जो स्पीच होती है इंडिया में, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देता है, और 26 जनवरी की जो स्पीच होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देता है। तो अब 15 अगस्त की स्पीच देनी थी इंदिरा गांधी को। 15 अगस्त की स्पीच पे इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि हमको भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया को लीपफ्रॉग कराना होगा, हमको हमको बहुत तेजी से आगे लेके जाना होगा। और इसी आइडिया के साथ, विद द हेल्प ऑफ विक्रम साराभाई, इन्होंने सोचा कि हमको एक नए ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है, विच शुड बी मच स्ट्रॉन्गर देन इनकॉस्पर, और बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो इनकॉस्पर से। तो अब यहाँ पे 15 अगस्त 1969 को इसरो को फाउंड किया गया। तुमको इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस किन चीजों की है? 15 अगस्त को हुआ है, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है किस ईयर में हुआ है? 1969 में। कहां से अनाउंस किया गया है? रेड फोर्ट से। किसने अनाउंस किया है? इंदिरा गांधी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। अब ये सारी सिग्निफिकेंस थी, किसके साथ किया? विक्रम साराभाई के साथ। विक्रम साराभाई बहुत ही प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट थे। इनको बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। इन्होंने वर्ल्ड फेमस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को भी स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो यहां पे तुमको शायद समझ आ रहा होगा इसरो का एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से हुआ, और तुमको ये स्टोरी भी याद रह सकती है कि मून लैंडिंग से हम लोग इंस्पायर हो गए, और इंस्पिरेशन के बेसिस पे हम लोगों ने इस चीज को किया। अब इंटरनेशनल मून डे से रिलेटेड हमको क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में इस डिसीजन को लिया कि हमको इंटरनेशनल मून डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। डिसीजन लिया गया है। ये बात आपको इसी तरह से याद रखनी चाहिए कि दिस इज डिसीजन ओनली। अब डिसीजन लिया गया है, तो पहली बार सेलिब्रेट कब करेंगे? तो फर्स्ट टाइम इसको जो सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज 2022 में। अब इस साल जो तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2025 में इसको फोर्थ टाइम सेलिब्रेट किया गया है। 2025 जो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ईयर है। अगला क्वेश्चन, 2025 की थीम क्या है ऑफ इंटरनेशनल मून डे? तो 2025 की इंटरनेशनल मून डे की थीम है वन मून, वन विजन, वन फ्यूचर। मैं लिख देता हूं, वन मून, वन विजन, वन फ्यूचर। अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लेना। दिस इज द थीम ऑफ फोर्थ इंटरनेशनल मून डे। इंटरनेशनल मून डे की आपको शायद सिग्निफिकेंस समझ आ रही होगी। अब इंटरनेशनल मून डे पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हर साल, और उसको कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती है। तो इस साल के जो इवेंट्स हुए हैं उनको होस्ट किया गया है दुबई में। ये एक फाइनल इंफॉर्मेशन आपको इस डे से रिलेटेड पता होनी चाहिए। बाकी फर्दर जानना चाहते हो तो दूसरे वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग आ जा रहे हैं, तो आपको अगर नोट्स लेने हैं तो आप इस तरह से अपने नोटबुक में भी कर सकते हो। इजीली आपको पूरी की पूरी चीज दिख रही होगी एक सिंगल प्लेस पे। नेक्स्ट मिशन जो है इंडिया का, आपको जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज चंद्रयान 4। ये हम लोग का आज का सेकेंड टॉपिक है। तो सबसे पहली चीज तो आती है कि चंद्रयान 4 को हम लोग करते किस तरह से हैं, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है? तो
आपको सबसे पहली चीज सारे स्पेस मिशंस के लिए ये बात समझना इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस मिशंस जो भी होते हैं वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो डायरेक्टली आती है अंडर पीएमओ, यानी कि मोदी जी के ऑफिस के अंडर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, विच मींस मोदी जी के ऑफिस में या मोदी जी के कंट्रोल में डायरेक्टली आता है। अब इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मोदी जी जैसे आदमी है तो बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे, उनको इधर उधर बहुत सारे काम होंगे, मेलोनी भाभी से मिलने जाना होगा, दुनिया भर के काम होते हैं मोदी जी के पास भी। तो इन्होंने एक सेकंड मिनिस्टर यहाँ पे रखा है, उसको कहा जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे उनका नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह आपको नाम याद रखना है क्योंकि मोदी जी मोस्टली अवेलेबल नहीं रहते हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें जितेंद्र सिंह करेंगे, बहुत सारे डिसीजंस जितेंद्र सिंह लेंगे। तो चंद्रयान 4 मिशन है, ये डायरेक्टली आ गया मोदी जी की मिनिस्ट्री के अंडर। तो चंद्रयान 4 पे आने के पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूं अबाउट चंद्रयान मिशन। चंद्रयान, YAAN, ठीक है। चंद्रयान मिशन में क्या क्या आपको पता होना चाहिए? सबसे पहले, आज तक हम लोग ने 3 चंद्रयान मिशन किए हैं। फर्स्ट चंद्रयान मिशन जो हम लोग ने किया है उसको मैं लिख दे रहा हूं C1। C1 को एग्जीक्यूट किया गया था इन द ईयर 2008। ये जो 2008 का मिशन था ये एक्सट्रीमली सक्सेसफुल था एंड इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू फाइंड वाटर ऑन मून। मून पे हम लोग ने पानी को ढूंढा था, इसलिए इस मिशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम लोगों ने सेकेंड मिशन किया, उसको कहा गया C2। C2 जो था इसको एग्जीक्यूट किया गया था 2019 में, लेकिन ये मिशन जो था ये फेल हो गया था। इसके बाद मोदी जी की इस तरह की एक बहुत ही फेमस सी फोटो आ गई थी जो फिर से इंटरनेट पे वायरल हो गई थी। तो ये था C2। अब इसके बाद आता है हम लोग का थर्ड मिशन, दिस वाज C3। तो देखो, जब कोई इस तरह का फेलियर होता है, या फेलियर ऐसा है ना कि हमारी प्रेस्टीज के विरुद्ध जाता है, क्योंकि इसरो ही प्रेस्टीज की बात है, तो इसरो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर कंट्री साइंस एंड टेक में जीतना चाहती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मत एक्सपेक्ट करो, जहां पे हमारी बहुत ज्यादा फेलियर होती है वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जहां पे गवर्नमेंट के फेलियर्स होते हैं। तो C3 जो था इसको एग्जीक्यूट किया गया था 2023 में। ये अगेन तीनों के तीनों मून मिशन थे और चंद्रयान 4 भी मून मिशन है। चंद्रयान से चंद्रमा लगा हुआ है, शायद तुमको समझ आ रहा होगा, चंद्रमा। अब C3 जो था ये लैंड किया था मून पे, इस तारीख को भी तुमको याद रखना है, 23 अगस्त को। इस वक्त पे मोदी जी की बहुत ही नकली सी फोटो आई थी, उन्होंने काफी नकली एक्टिंग करके दिखाई थी। इसरो के चेयरमैन को आके एड्रेस करना था, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, उन्होंने स्टेज छीनने की कोशिश की और उन्होंने आके पहले ही झंडे हिला दिए। मैं मोदी जी का वोटर हूँ बाय द वे, मतलब मैं एकदम एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ। अ, अब मोदी जी पावर में है तो उनके लिए बोलना ठीक लगता है। मतलब अब राहुल गांधी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो क्या ही बोलूँ कि आलू से सोना बनाएंगे। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन में हम लोगों ने किया क्या था, इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी जो मून के साउथ पोल पे लैंड की थी। तो हम लोग साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किए थे विद आर चंद्रयान मिशन 3। तो चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया था। जिस जगह पे साउथ पोल ऑफ मून पे हम लोग का मिशन सक्सेसफुल हुआ था, उस पॉइंट को नाम दे दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। इस बात को आपको याद रखना है, शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया गया है जब हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो अब ये जो शिव शक्ति पॉइंट है, यहां तक पहुंचने में जिस लैंडर को हम लोग ने यूज किया था, लैंडर का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो फाइनली मून पे लैंड किया, यानी कि इसरो का वो रॉकेट का हिस्सा जो मून पे लैंड किया, फाइनली वहां जाके रुका, उस लैंडर का नाम है विक्रम लैंडर, विक्रम साराभाई के नाम पे। आई बिलीव आप कनेक्ट कर पा रहे होगे किस तरह से हो रही हैं चीजें। तो विक्रम लैंडर इसका नाम है। अब विक्रम लैंडर जो था, इसके अंदर से एक ब्यूटीफुल सा बॉट निकला। ये जो बॉट होता है ये क्रॉल करके सरफेस पे घूमता है, फोटोज लेता है, सैंपल्स लेता है। तो इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में रोवर। ये जो रोवर है इसका नाम था प्रज्ञान। तो प्रज्ञान रोवर का नाम है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो शिव शक्ति पॉइंट पे लैंड किया था। शिव शक्ति पॉइंट पे फाइनली लैंड कौन किया है, तो विक्रम लैंडर ने लैंड किया है। विक्रम लैंडर से शिव शक्ति पॉइंट पे कौन सा रोवर निकला है या कौन सी मशीन निकली है, तो उस मशीन का नाम है प्रज्ञान। आई बिलीव आपको चमक गया होगा यहाँ तक। तो हम लोग साउथ पोल ऑफ मून पे गए हैं। अब ये जो साउथ पोल ऑफ मून पे हम लोग गए, इसके साथ एक और बहुत ही सिग्निफिकेंस बढ़ाने वाली चीज हुई कि मोदी जी ने 23 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया
नेशनल स्पेस डे। तो आपको याद रखना है, इंडिया का नेशनल स्पेस डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 23 अगस्त को। 23 अगस्त इज आर नेशनल स्पेस डे। कब अनाउंस किया गया? तो 2023 में इस चीज को अनाउंस किया गया। तो अब हम लोग फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब करेंगे? 2024 में। 2024 में फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया नेशनल स्पेस डे। अब इसके बाद सेकंड टाइम कब सेलिब्रेट किया? तुम्हारे एग्जाम ईयर में, विच इज 2025। सेकंड टाइम यहाँ पे सेलिब्रेट कर लिया गया नेशनल स्पेस डे। अब नेशनल स्पेस डे का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बोला गवर्नमेंट ने कि हमको नेशनल स्पेस डे मनाना चाहिए? नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव रखा है कि तुम जैसे युवाओं को मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है कि तुम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को परसू करो और इंडिया को आगे बढ़ाओ। तुम तो ह्यूमैनिटीज ले लिए हो, थोड़ी सी मैथ्स नहीं पढ़ पाए 10वीं 11वीं 12वीं की। तो आई बिलीव तुमको समझ आ रहा होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग इस देश के युवा को, यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं, और उस मोटिवेशन के लिए हम लोग नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब मोदी जी तो मोदी जी अगेन, 2025 में उनको आइडिया आया कि अब इस नेशनल स्पेस डे को और बिगर बनाना चाहिए, बहुत मैसिव बना देना चाहिए। तो अब इस पे लोग इवेंट्स भी करते हैं। अब तुमको इवेंट्स के अराउंड कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो, तुम लोग यहाँ तक देखने आए हो तो तुम लोग को ऐसा लग ही रहा होगा काम की चीज है, तो थोड़ा सा और झेल लो। इवेंट है, हम लोग ने इस साल का कंडक्ट किया है भारत मंडपम में। भारत मंडपम इंडिया का एक बहुत ही प्रीमियम सा इवेंट वेन्यू है, जहाँ पे इंडिया के सारे अमीर लोग गैदर होते हैं और मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। भारत मंडपम सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इस इवेंट को कंडक्ट किया गया है, इस साल का जो इवेंट हुआ है। अब इस इवेंट में क्या क्या चीजें हुई, क्या इंपॉर्टेंस थी इस साल के इवेंट की, उसमें तुमको दो तीन चार पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं सारे के सारे पॉइंट्स तुमको नरेट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हम लोग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज किया है जो आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग का एक मिशन है, उसको कहा जाता है BAS, विच स्टैंड्स फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। कि हम लोग स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज ओन्ड बाय द नासा या यूएस की, क्योंकि स्टेट एजेंसी है नासा। तो यूएस ओन करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा हम लोग एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं कि हमारा एक इसरो का एक सेकंड ऑफिस हो इन स्पेस। अब जो स्पेस में हम लोग ऑफिस बनाते हैं उसको कहाँ पे बनाया जाता है? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे बनाया जाता है इस जगह को। तो अब जब हम लोग को BAS बनाना है तो BAS हम लोग 5 फेजेस में बनाएंगे। अब किस तरह से बनाने का प्लान है वो भी टॉपिक आगे आएगा, उसको कहा जाता है स्पेडेक्स। तो हम लोग 5 अलग अलग मटेरियल्स को भेजेंगे, वो जाके स्पेस में एडजॉइन हो जाएंगे और फाइनली हमारा स्पेस का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट चीज को जाना है स्पेस में, उसको उसके मॉडल को लॉन्च कर दिया है। तो ये जो मॉडल है ऑफ BAS, टोटल 5 फेजेस में बनना है, 5 पार्ट्स होने वाले हैं इसके। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसके मॉडल को लॉन्च किया गया है उसको कहा जाता है BAS-01। तो अब इस तरह से आगे 02 आएगा, 03 आएगा, और इस तरह से 5 अलग अलग रॉकेट की यूनिट्स होंगी जो स्पेस में जाकर एडजॉइन हो जाएंगी एंड फाइनली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को शेप में लेके आएंगी। अगली बात जो छोटी सी है मैं तुमको यहीं पे बता देता हूं। जो BAS है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका मॉडल 1 जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जिसको हम लोग ने जिसके मॉडल को रिलीज कर दिया है, इसका जो लॉन्च है LAUNCH, इसका लॉन्च होने वाला है 2028 में। तो 2028 में BAS-1 का लॉन्च होगा। और इस तरह से अब इसके आगे 04 एंड 05, ये पांचों के पांचों को लॉन्च करके एडजॉइन करा दिया जाएगा बाय 2035। विच मीन्स अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस ईयर में रेडी हो जाएगा, योर आंसर शुड बी 2035, कि BAS बन के रेडी हो जाएगा इन 2035, यानी कि हमारे लाइफ टाइम में ही होने वाला है। अनलाइक इंडियन रोड से जल्दी बन रही है ये चीज। अब सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट पर हम लोग जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इस साल के इवेंट की थीम क्या थी। तो इस साल के इवेंट की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान। आर्यभट्ट टू गगनयान। आर्यभट्ट जो थे वो शायद तुमको पता होगा एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे। उसी के साथ जो इंडिया का फर्स्ट रॉकेट जो इंडिया ने लॉन्च किया था, दैट वाज आल्सो कॉल्ड आर्यभट्ट। उससे हम लोग गगनयान तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि हम जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन करना चाहते हैं, हम लोग 4 पीपल को इंडिया से स्पेस में भेजना चाहते हैं। इन 4 लोगों को गगनवीर कहा जाता है। तो
ये जो मिशन है ये इस चीज को सिग्निफाई करता है कि हम आर्यभट्ट से गगनयान तक पहुंचने वाले हैं, गगनयान तक जाएंगे। तो अब इसको, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है या जो मीनिंग है वो बोलना चाहिए, एंशंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, ये इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है। एंशंट विजडम इज आर्यभट्ट, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इज गगनयान। आई बिलीव आपको ये सारी बातें चमक गई होंगी अभी तक। इसके अंदर आपको सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे कि मतलब आपके काफी काम आ सकती है, कि इसरो के करंट चेयरमैन का नाम क्या है। आप इसको भी लिख लेना, इनका नाम है वी नारायणन। वी नारायणन इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो। अब हम लोग वापस जा रहे हैं ऑन द टॉपिक कि ये रहा हम लोग का टॉपिक, चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 3 तक की हम लोग ने बात कर ली, चंद्रयान 3 की सिग्निफिकेंस देख ली। नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द डे ऑफ सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, 23 अगस्त, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को एक और चीज की जाती है, विच इज हम नेशनल स्पेस डे के दिन पे इंडिया के सबसे बड़े साइंस अवार्ड्स देते हैं। इन अवार्ड्स को कहा जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। अगेन मैंने एक दूसरे वीडियो में कवर किया है, तुम लोग इसको भी देख सकते हो। ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है इसलिए हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। पुरस्कार, नेशनल साइंस अवार्ड्स, अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन जानना चाहते हो तो इसको कहा जाएगा नेशनल साइंस अवार्ड्स। अब आ गए हम लोग चंद्रयान 4 पे। चंद्रयान 4 क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है। तो चंद्रयान 4 जो मिशन है इसको हम लोग करने वाले हैं 2027 में, 2027 में। इसकी एक टेंटेटिव टाइमलाइन हम लोगों ने लिया है कि 2027 में हम इस मिशन को करेंगे। इस मिशन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसकी सिग्निफिकेंस को इस तरह से देखा जाता है कि बाय 2040 हम लोग इंसानों के साथ, ह्यूमंस के साथ मून पे जाना चाहते हैं, यानी कि मैंड मून मिशंस करना चाहते हैं। तो मैंड मून मिशंस करने के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन मिशन होने वाला है कि अगर हम इस मिशन को करेंगे तो इसकी सक्सेस पे बेस्ड होगा हमारा 2040 का प्लान। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन मिशन है जो हमको इन द लॉन्गर रन बहुत सारी चीजों को सिखाएगा, किन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की जरूरत है, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कहाँ पे क्या शॉर्टकमिंग्स है, उन सारी चीजों को हम लोग लर्न करना चाहते हैं। अब इसको जब हम लोग 2027 में लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लॉन्च कहाँ से करने वाले हैं, इस चीज को भी रिलीज कर दिया गया है। इसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा सेशन है ना, इसके नोट्स भी मैंने डाल दिए हैं। सारे जितने टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ सबके अलग अलग नोट्स डाल दिए हैं कि आप लोगों के लिए छोटा हो जाए और आपको ऐसा लगे कि आपने कम वक्त में ज्यादा टॉपिक्स को कवर कर लिया, एंड एक्चुअली भी आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। तो आप उन नोट्स को भी रेफर कर लेना। लेकिन इस वीडियो को भी पूरा एंड तक रेफर करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नोट्स पे नहीं हो सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं होता है नोट्स में उन चीजों को लेके जाना। ठीक है। अब चंद्रयान 4 मिशन में जो हमारा रॉकेट होगा वो कहाँ पे पहुंचने वाला है, तो हमारा रॉकेट पहुंचने वाला है ऑन शिव शक्ति पॉइंट अगेन। तो हम लोग फिर से साउथ पोल ऑफ मून पे जाना चाहते हैं और शिव शक्ति पॉइंट पे ही हम लोग दोबारा लैंड कराना चाहते हैं अपने चंद्रयान 4 मिशन को। अब ये करेगा क्या, ये शिव शक्ति पॉइंट पे जाएगा और ये इंडिया का फर्स्ट मिशन है जहां पे हम लोग मून पे जाएंगे, वहां पे सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और उसको अर्थ पे वापस लेके आ जाएंगे। तो हम लोग अर्थ से मिशन भेजे, हमारा रोवर वहां पे निकलेगा जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर निकला था। ये जो रोवर है ये वहां पे सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और वापस लेके आएगा ऑन अर्थ। ठीक है। इंडिया ने इस चीज को पहले कभी नहीं किया है, चंद्रयान 1, 2 एंड 3 में नहीं किया है। हम लोग इस चीज को करना चाहते हैं अचीव इन चंद्रयान 3, सॉरी चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 में हम इस चीज को अचीव करना चाहते हैं। अब इस टॉपिक में मैं आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं कि इसमें कौन से रॉकेट्स जाने वाले हैं, उनका नाम क्या है और ये सारी चीजें। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस साल के लिए उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखता, आपको सुपरफिशियली पता होना चाहिए बस। क्योंकि नेशनल स्पेस डे और ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और अगर आपको अगले साल फ्लैट देना पड़ता है तो ऑब्वियसली ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि 27 में मिशन रियल में एग्जीक्यूट होगा और मिशन अनाउंस पहले हुआ था, इसलिए अगेन ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितनी लास्ट ईयर रखता था। तो हम लोग इसको यहीं पे एंड करके हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। हालांकि नोट्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, आप उनको रेफर कर लेना, लेकिन स्टिल जितना मैंने बताया है दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लैट 26, मतलब इसके बियॉन्ड आपको जाके नहीं पूछा जाएगा।
अब जो अगला टॉपिक है हम लोग का, इस टॉपिक को कहा जाता है स्पेडेक्स। इस तरह से ही इसको लिखा जाता है, SPADEX। अब ये जो स्पेडेक्स है, ये 3 वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया है। फर्स्ट वर्ड जो है इसमें, ये है स्पेस। D स्टैंड्स फॉर डॉकिंग, और EX स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट। अब अगर हम लोग वर्ड्स के ब्रेकडाउन पे देखें, तो स्पेस, डॉकिंग, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट का मतलब आपको समझ आता होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आप मल्टीपल चीजों को ट्राई कर रहे हो, कुछ सक्सेसफुल होंगी, कुछ अनसक्सेसफुल होंगी, आप चीजों को करके देख रहे हो बेसिकली। डॉकिंग का मतलब होता है मॉक्स, बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि आप अपने आप को टेस्ट करके देख रहे हो। डॉकिंग का मतलब क्या होता है, ये हम लोग के लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, यहां पे यूज एक ही हुआ है, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। तो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग का मतलब होता है स्पेस में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स जब अर्थ से निकले और स्पेस में जाके जुड़ जाएं, उस चीज को कहा जाता है डॉकिंग। अब स्पेस में 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग हो जाएं तो हम उसको कहते हैं अनडॉकिंग। आपको शायद इस पूरे विजुअल को देख के बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि डॉकिंग और अनडॉकिंग कैसे होती है, क्योंकि हॉलीवुड में बहुत बार इसको दिखाया जाता है। हॉलीवुड स्पेस की सारी मूवीज में उनका कोई स्पेस क्राफ्ट कहीं पे खराब हो जाता है, फिर कुछ लोग उनको लेने जाते हैं, फिर एक ट्यूब कनेक्ट करते हैं दोनों स्पेस क्राफ्ट में, और फिर वो लोग ट्रैवल करके वॉक करके दूसरे स्पेस क्राफ्ट में आ जाते हैं। इस चीज को दिखाया जाता है। इसी चीज को कहा जाता है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। तो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग जो है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था दिसंबर 2024 में। और ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लंबे वक्त तक चलने वाला एक्सपेरिमेंट था, और इंडिया के फ्यूचर मिशंस में ये पूरा एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अब सबसे पहली चीज जो हम लोग उस पेडेक्स के अराउंड पता होनी चाहिए, या इस एक्सपेरिमेंट के अराउंड पता होनी चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर कहाँ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। लोअर अर्थ ऑर्बिट पे हम लोग चीजों को इसलिए करते हैं क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट जो होता है, वहां पे हल्का सा ग्रेविटेशनल पुल होता है, जिसकी वजह से आपको चीजों को बैलेंस करना है, मेंटेन करना इन स्पेस बहुत ज्यादा इजियर होता है। वो एक परफेक्ट, एक बोलना चाहिए स्वीट स्पॉट है इन स्पेस, ठीक है, किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो ISS बनेगा तो कहाँ बनेगा, या BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ बनेगा, तो लियो पे बनेगा। सैटेलाइट्स कहाँ पे होते हैं, तो सैटेलाइट्स लियो पे होते हैं। लियो इज लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे कर रहे हैं। स्पेस में 2 चीजें जुड़ेंगी या अलग होंगी। अब जुड़ने या अलग होने का मैं एक दो और एग्जांपल दे देता हूं। तुमने शायद ट्रेन्स देखी होंगी। ट्रेन में क्या होता है, 2 मैग्नेट्स लगे होते हैं, मैग्नेट्स अटैच होते हैं, डिटैच होते हैं। तो मैग्नेट्स जैसे ही अटैच हो रहे हैं, दैट इज डॉकिंग। मैग्नेट्स अलग हो गए, विच मींस अनडॉक हो गए, दोनों चीजें, 2 डब्बे अलग हो गए। तो इसी तरह से हमको स्पेस में करना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोग 2 रॉकेट्स के साथ करने वाले हैं, इन रॉकेट्स का आपको सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए। तो ये जो 2 रॉकेट्स हैं, इनको इस तरह से नेम किया गया है, SDX-01, SDX-02। SDX का मतलब होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट 2, ये दोनों रॉकेट्स हैं जो डॉक और अनडॉक होने वाले हैं, यानी जुड़ने वाले हैं और अलग होने वाले हैं स्पेस में। और इन दोनों के जो लोगों के लिए, ये तो साइंटिफिक नेम जैसे हैं, जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम होता है। तो अब इसका नाम है टारगेट, और इसका नाम है चेजर। तो अब सनफ्लावर वाला जो नाम है, जो कॉमन पीपल के लिए, दैट इज टारगेट एंड चेजर। टारगेट एंड चेजर डॉक और अनडॉक होने वाले हैं। अब डॉकिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं, या अनडॉकिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं, इस चीज को हम लोग किस तरह से फिगर आउट करेंगे कि टारगेट और चेजर एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी को पास करके दिखाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी 100% पास होती है सक्सेसफुली, तो हम ये मानेंगे कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चीजों को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनको हम लोग हवा में ही रिफ्यूल कर देते हैं। तो इनकी जो रिफ्यूलिंग होती है, वो भी इसी तरह से होती है कि 2 प्लेन साथ में उड़ रहे हैं साइड बाय साइड, और एक प्लेन ने दूसरे प्लेन में पेट्रोल डाल दिया, जैसे कि आजकल मोबाइल फोन्स होते हैं, कि एक फोन से आप दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हो, या लैपटॉप से आप फोन को चार्ज कर सकते हो। इसी तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। हमें देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है कि नहीं, हम 100% ट्रांसफर कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, तो हम लोग फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। अब अगली चीज, इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है डॉकिंग अनडॉकिंग को यूज करते हुए, हम BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने वाले हैं। तो याद रखना, BAS का पूरा कंस्ट्रक्शन
जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो BAS के मॉडल को हमने कहाँ पे लॉन्च किया है? तो हम लोग ने इस साल का जो सेकेंड नेशनल स्पेस डे था उस दिन पे हम लोग ने लॉन्च किया था, विच मीन्स 23 अगस्त 2025 को हम लोग ने फर्स्ट मॉडल को लॉन्च किया था कि किस तरह से दिखेगा रॉकेट। तो इसका नाम दिया गया था BAS-01। तो अब BAS-01 से लेके 05 तक का जो अटैचमेंट होगा, यानी कि डॉकिंग होगी इन द स्पेस, वो इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होगी। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा इस पूरी चीज में। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कब तक टेस्ट करने वाले हैं, कितने वक्त तक टेस्ट करने वाले हैं? तो इसका जो पीरियड ऑफ टेस्टिंग होगा दैट इज 2 इयर्स। स्टार्ट कब कर दिया है हम लोगों ने टेस्टिंग को? तो दिसंबर 2024 में। तो ये ऑनगोइंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम लोग इसको BAS में यूज करने वाले हैं, इसी तरह से हम लोग इसको और भी चीजों के लिए यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग चंद्रयान मिशन जो फ्यूचर में करना चाहते हैं, यानी कि हम लोग बाय 2040 मैंड मिशन जो करना चाहते हैं ऑन मून। मैंड मिशन का मतलब होता है इंसानों को जो मून पे भेजना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। BAS के लिए तो है ही, वो तो आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम, अच्छा एक और चीज इमेजिन करके देखना, अगर BAS में आप एक बहुत बड़ा एक सिंगल यूनिट को लॉन्च करोगे और मिशन फेल हो गया, तो आपका कॉस्ट होगा जो, या जो लॉस होगा उसका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन आप छोटे छोटे 3-4 पार्ट्स को भेजोगे और स्पेस में एडजॉइन कर दोगे और उसमें से एक आधा कुछ फेल भी हो जाता है, तो आपका लॉस का जो अमाउंट होगा वो कम होगा। सक्सेसफुल ही होना चाहिए, फेल कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें, क्योंकि इंडियन टैक्स पेयर के बहुत सारा पैसा उसमें लगा होता है। स्टिल मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि हम लोग इस तरह से स्मार्टली सोचते हैं कि हम मल्टीपल पीसेस में इस चीज को करें। अगली चीज, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम लोग सैटेलाइट सर्विसिंग भी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, यानी कि सैटेलाइट्स की जो सर्विसिंग है वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू की जा सकती है, डॉकिंग एंड डॉकिंग के थ्रू। कि फॉर एग्जांपल हमको किसी सैटेलाइट को रिफ्यूल करना है, तो रिफ्यूल करने के लिए हमने यहाँ से फ्यूल भेज दिया और वहां पे जाके हमने जो सैटेलाइट ऑलरेडी वर्क कर रहा है उसको रिफ्यूल कर दिया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो आपको बस पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने स्पेडेक्स पढ़ लिया है। तो BAS के कौन कौन से काउंटर पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि इंडिया का होने वाला है या जो इसरो का होने वाला है। इसके बाद इसी तरह से एक नासा का स्पेस स्टेशन है। इस नासा के स्पेस स्टेशन को कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। भाई वो लोगों ने खुद ही अपने आप को इंटरनेशनल बोल लिया है। इसके बाद चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको कहा जाता है टियानगोंग। देखो, पाकिस्तान हमारा कॉम्पिटिटर ही नहीं है। पाकिस्तान मतलब वो टेररिस्ट को भेजना चाहता है चांद पे। काफी ज्यादा रिलेटेबल हो गया, मतलब मैंने इतना सोच के बोला नहीं था जितना अभी मेरे को समझ आ रहा है। तो टियानगोंग चाइना का स्पेस स्टेशन होने वाला है, तो इसलिए आपको इसका सिर्फ बेसिक नाम पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और BAS का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्यूचर में यही होगा कि हम जो मैन्ड मिशंस करना चाहते हैं स्पेस में, उन मैन्ड मिशंस में इसको यूज किया जाएगा। और भी इसके बहुत सारे यूज केस हैं, लेकिन उस चीज पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना डेप्थ में जाके आपको क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करो उस चीज को। अब अगले मिशन पे हम लोग आ जा रहे हैं। अगला मिशन जो है काफी इंटरेस्टिंग सा है, इसको कहा जाता है VOM। VOM स्टैंड्स फॉर वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन का मतलब है हम वीनस के चारों तरफ घूम के वीनस को स्टडी करना चाहते हैं। अब वीनस को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? क्योंकि वीनस और अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं इन नेचर। एक ही अंतर है कि वीनस का टेम्परेचर ज्यादा है, बेसिक लॉजिक सन के ज्यादा करीब है। और वीनस और अर्थ को ट्विन सिस्टर्स भी बोला जाता है। ट्विन सिस्टर्स इसलिए बोले जाता है क्योंकि इन दोनों का साइज सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन वीनस ज्यादा हॉटर है। दैट्स द मेजर डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है। अब वीनस ऑर्बिटर मिशन के पहले हम लोगों ने एक और इंटर प्लानिटरी मिशन किया था इंडिया ने, उसको कहा जाता है MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसको हम लोगों ने किया था सक्सेसफुली इन 2014। तो 2014 में हम लोगों ने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया था। वीनस ऑर्बिटर मिशन को हम लोग करना चाहते हैं 2028 मार्च में। ये वाले इतने ज्यादा न्यूज में नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ इन टॉपिक्स पे, आपको सिर्फ सुपरफिशियल बता दे रहा हूँ इसरो के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो टॉपिक्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब ये वाला जो मिशन है
ये हमारा एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा था ये फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन था। चंद्रयान जो है वो इंटरप्लैनेटरी नहीं है। चंद्रमा इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो प्लैनेट नहीं है चंद्रमा, चांद, मून। लेकिन जो वीनस एंड मार्स हैं ये प्लैनेट्स हैं। तो इंडिया का अगर आपको पूछा जाता है फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन कौन सा था, इंटरप्लैनेटरी का मतलब होता है कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे गए आप, तो इंटरप्लैनेटरी मिशन जो फर्स्ट था 2014 में, दैट वाज MOM। सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन जो है दैट इज वीनस ऑर्बिटर मिशन। अगला क्वेश्चन आता है इस मिशन को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं या किस चीज को हम जानना चाहते हैं थ्रू दिस मिशन। तो फर्स्ट चीज है कि हम वीनस के सरफेस को स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि इसरो जो है वो वीनस के सरफेस को स्टडी करना चाहता है कि उसमें और अर्थ में क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। सेकेंड चीज हम लोग स्टडी करना चाहते हैं वीनस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, कि वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है और उसका कितना प्रेशर है। थर्ड चीज उसके सरफेस पे कितना प्रेशर है, सेकेंड चीज हो गई। थर्ड चीज है सन्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रोबिंग इट्स थिक एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट कि हम लोग सन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि उसके एटमॉस्फेयर पे कैसा पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कुछ वक्त बाद हमको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े कि जिस तरह से हम लोग अर्थ को ब्यूटीफुली ट्रीट कर रहे हैं कि हमारी भी बुरी हालत हो सकती है। अब हमने इन चीजों को स्टडी करने का क्यों प्लान किया विथ वीनस, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वीनस के साथ हम इन चीजों को क्यों टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्स पॉइंट में निकाल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव वीनस के साथ ही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि वीनस इज ऑल्सो हैबिटेबल लाइक अर्थ, यानी कि हैबिटेबल का मतलब होता है वहां जाके रहा जा सकता है, वहां वहां पे लाइफ हो सकती है, वहां पे पानी हो सकता है, अगर पानी है तो लाइफ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हायर है, तो वहां पे लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब 2028 में वीनस का मिशन इंडिया करना चाहता है, इसरो करना चाहता है। इस तरह से दो और मिशन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट का नाम है वेरिटास, सेकंड का नाम है एनविजन। वेरिटास जो है ये मिशन है ऑफ नासा, इसको नासा करने वाला है इन 2030। वेरिटास जो मिशन है ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन, इसको भी करने वाले हैं ये लोग 2030 में, यानी कि इंडिया इस मिशन को पहले करने वाला है। अब जो मून, वीनस पे, मून नहीं, वीनस का जो फर्स्ट मिशन किया था आज तक इंसान ने, उसको किया था 1978 में। उसको कहा जाता है पायोनियर 1। ये फर्स्ट मिशन था ऑन वीनस। कौन किया होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, 1978 में दो ही पावरफुल कंट्रीज थी, उसमें से एक ने कर दिया होगा, तो यूएस ने कर दिया था, विच मींस नासा ने कर दिया था इस मिशन को। अब जब हम किसी भी चीज को स्पेस में भेजते हैं तो उसमें जो भी चीजें लगती हैं टेक्नोलॉजिकली, फॉर एग्जांपल वहां पे हमने साउंड अब्जॉर्बर्स लगाए कि स्पेस में क्या आवाजें आ रही हैं, या वहां पे हम किसी एटमॉस्फेयर को फील कर पा रहे हैं कि नहीं, इसके इसके लिए कोई डिवाइस लगाई, या हमने कैमरा लगा दिया सिंपली, या हमने कोई एक नए टाइप का कैमरा लगाया जो बहुत डेप्थ में जाके चीजों को एनालाइज कर पाए, चीजों को स्टडी कर पाए, या हमने कोई रोवर रखा है उसमें जो स्पेस में निकल के उस जगह को टेस्ट करने वाला है या सैंपल्स लेके आने वाला है। इन सारी चीजों को कलेक्टिवली एक वर्ड के अंदर लाया जाता है, दैट इज पेलोड। PAYLOAD, पेलोड। तो अब इस वीनस ऑर्बिटर मिशन में टोटल 19 पेलोड्स होने वाले हैं। ये जो 19 पेलोड्स हैं ये अलग अलग तरीके के डिवाइसेस हैं। अब इसमें से 16 पेलोड्स जो हैं वो इंडिया के हैं, इंडियन 16 पेलोड्स हैं। ये क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू इन कोलैबोरेशन है और वन इंटरनेशनल है। अगला जो टॉपिक है इसको कहा जाता है NISAR, या फिर आप रीड कर सकते हो इसको निसार। अब ये जो मिशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल मिडिल में हुआ है, ये मतलब मिडिल ऑफ द ईयर हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो ये इंडिया का फर्स्ट एवर जॉइंट मिशन है विथ नासा। जॉइंट मिशन विथ नासा, जॉइंट नासा लिख दिया है मैंने, तो आई बिलीव तुम लोग समझ लोगे इस बात को। तो जॉइंट मिशन है विथ नासा और फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं हम लोग नासा के साथ। अब निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो निसार का फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये लोग एक रॉकेट को भेजने वाले हैं। रॉकेट को जो लॉन्च होगा इनका हुआ है वो हुआ है
सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ये इंडिया में लोकेटेड है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये क्योंकि तुमको पूछा जा सकता है, ये इस साल का है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये है श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो अब इस मिशन से हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, मतलब जो मैं बोल रहा था तुमको आसान भाषा में बता देता हूँ। ये हमको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेजे, यानी कि इसरो और नासा नासा को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिले। इमेजेस किस चीज की चाहिए हमको, हमको अर्थ की इमेजेस चाहिए। और कितने वक्त में भेजेगा, तो एवरी 12 डेज ये हमको इमेज देगा। ये इमेजेस से हम किस चीज को निकालना चाहते हैं, तो हम लोग चार चीजों को यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं जो इमेजेस हमको मिलेंगी। और ये मिशन ओवरऑल इंडिया को बहुत मैसिवली बेनिफिट करने वाला है इन द लॉन्गर रन। सबसे पहली चीज जो हम इससे फिगर आउट करना चाहते हैं, दैट इज इकोलॉजी, यानी कि ओवरऑल इकोलॉजी कैसी है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं, कहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन सी जगह अगली दिल्ली बनने वाली है। तो उस चीज को हमको फिगर आउट कर लें। कहाँ पे कोई भी हैजार्ड्स होने वाले हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स होने वाले हैं, उन जगहों को फिगर फिगर आउट कर लें। उसके बाद अगली चीज, ओशन डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि अगर कहीं पे कोई ओशन रिलेटेड डिजास्टर हो रहा है तो उसको हम मैनेज करने के लिए भी रेडी रहें। एडिशनली हम स्टडी कर पाए क्रायोस्फीयर को। अब क्रायोस्फीयर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्रायोस्फीयर का मतलब होता है ओवरऑल आइस से रिलेटेड स्टडीज, यानी कि बर्फ से रिलेटेड स्टडीज को हम लोग कहते हैं क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर में जैसे क्या चीजें आती हैं, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तुम लोग को शायद पता होगा ग्लेशियर्स से पिघलने से क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आइस शीट्स। तो इस तरह से जितनी भी पानी से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी की सारी, जितनी भी बर्फ से रिलेटेड चीजें हैं उनको हम लोग क्रायोस्फीयर में लेते हैं। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू। इसके बाद हम लोग अंटार्कटिका को स्टडी करना चाहते हैं, इसके अंदर हम लोग ग्रीनलैंड को स्टडी करना चाहते हैं, और सी आइस। तो इन चीजों को हम लोग स्टडी एंड मॉनिटर करना चाहते हैं, स्टडी एंड मॉनिटर करना चाहता है इंडिया एंड यूएस, यानी कि नासा। तो ये दोनों मिलके इस चीज को मॉनिटर करना चाहते हैं। और अब अगली चीज आती है इस मिशन के अराउंड। इस मिशन को हमने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन हमने किस लॉन्च व्हीकल को यूज किया है। तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है इसको कहा जाता है GSLV। GSLV लॉन्च व्हीकल है। और जिस रॉकेट को यूज किया गया है उस रॉकेट को कहा जाता है F-16। F-16 रॉकेट का नाम है, GSLV लॉन्च व्हीकल का नाम है। तो दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। मिशन का ड्यूरेशन क्या है, तो मिशन का पूरा 5 इयर्स का ड्यूरेशन है। 5 साल तक ये मिशन कंटिन्यूसली रन होने वाला है। तो अब ये जो रॉकेट है F-16, ये बहुत ही हाईटेक होने वाला है और इसकी इमेज टेकिंग कैपेबिलिटीज बहुत बहुत ही हायर होंगी। तो अब इसके अंदर दो SARS लगे हैं, यानी कि जो NISAR में SAR था, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो दो तरीके के इसमें बैंड्स लगे हुए हैं, आपको बेसिक याद रखना है, दो तरीके के बैंड लगे हुए हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ बैंड इज कॉल्ड S बैंड एंड सेकेंड टाइप ऑफ बैंड इज कॉल्ड L बैंड। जो L बैंड होगा ये यूएसए का होगा, S बैंड जो है वो इंडिया का है, विच मीन्स इसरो का है। तो इस तरह से डिवाइडेड है। बैंड्स का मतलब होता है रेडार्स, कि हम कितनी दूर तक चीजों को कैप्चर कर सकते हैं, कितनी दूर तक हम चीजों को रीड कर सकते हैं, कितनी दूर तक समझ सकते हैं। और जब हम अर्थ की फोटो लेंगे तो हम कितना एक्यूरेट हो सकते हैं। ये वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जहां जो डुअल रेडार्ड है, यानी कि दो रेडार्स लगे हुए हैं अलग अलग बैंड के। अब ये जो एस बैंड है, ये एस रिप्रेजेंट करता है शॉर्ट बैंड, एल रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग बैंड। तो लॉन्ग वाली चीजों को यूएस वो कर कैप्चर करेगा, यूएस का बैंड, ये इंडियन बैंड कैप्चर करेगा। तो इस तरह से आपको ये सोचना है कि लॉन्ग रेंज पे भी हम कवर करेंगे और शॉर्ट रेंज पे भी कवर करेंगे। तो रेडार की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन वर्क ये होता है। तो इस टॉपिक में आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जाने की इसके अंदर जरूरत नहीं है।
तो हम लोग का अगला जो टॉपिक है दैट इज एग्जाम 4। एग्जाम 4 इसरो से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन इंडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको इसके बारे में जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा अगेन डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है इस टॉपिक पे भी। आप साइंटिफिक या साइंस के साइड पे मत जाओ, जैसा कि बहुत सारी मैगजीन्स और बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे लोग बताते हैं। उसकी साइंस जानने की जरूरत नहीं है, साइंस के अराउंड क्वेश्चन नहीं आ सकता, आपको बेसिक फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम 4 जो है इसको 3 बॉडीज ने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें फर्स्ट बॉडी जो है उस बॉडी का नाम है एग्जाम स्पेस। एग्जाम स्पेस जो है ये यूएस में एक कंपनी है, एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, जस्ट लाइक स्पेसएक्स। ये जो कंपनी है इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स मैं बता दे रहा हूँ। टेक्सास में कंपनी बनी थी, इस कंपनी को स्टार्ट किया गया है 2016 में। मोस्ट अमेजिंग और एग्जाम में जो एक चीज पूछी जा सकती है आपको कि इस कंपनी का सीईओ कौन है। इस कंपनी के सीईओ का नाम है तेजपाल भाटिया। आपको शायद समझ आ रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पेस कंपनीज है इन यूएस। एग्जाम फर्स्ट बॉडी हो गई, सेकेंड बॉडी हो गई नासा, थर्ड बॉडी जो है यहाँ पे वो है स्पेस एक्स। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके इस मिशन को किया है। द मिशन इज कॉल्ड एग्जाम 4, यानी कि फोर्थ टाइम एग्जाम स्पेस का एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, या एग्जाम 4 ने एक मिशन को किया है। अब इसके अंदर जिस रॉकेट को यूज किया गया है, ठीक है, जिस रॉकेट को यूज किया गया है उस रॉकेट का नाम है फैल्कन 9। कहीं पे भी आपको दिखेगा फैल्कन लिखा हुआ तो समझ जाना फैल्कन रॉकेट्स जो होते हैं वो स्पेसएक्स कंपनी के होते हैं। तो फैल्कन रॉकेट को किसने प्रोवाइड किया है? तो फैल्कन रॉकेट को प्रोवाइड करने वाली कंपनी इज स्पेसएक्स। अब इसके अंदर फाल्कन रॉकेट में एक छोटा सा कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं जो इससे स्पेस में जा रहे हैं। कैप्सूल का नाम पहले तो पता होना चाहिए, कैप्सूल का नाम है ग्रेस। ग्रेस कैप्सूल का नाम हो गया। अब ग्रेस में बैठ के लोग जाना कहाँ चाहते हैं? तो ये लोग रीच करना चाहते हैं आईएसएस, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रीच करना चाहते हैं ये लोग, 4 लोग ग्रेस में बैठ के। अब इस ग्रेस को जो बंदा लीड कर रहा है पैगी विटसन। पैगी विटसन जो है यूएस का सिटीजन है। इसी के अंदर एक इंडियन पर्सन भी बैठा हुआ है, आईएएफ का पर्सन, इंडियन एयरफोर्स का पर्सन। इस बंदे का नाम है शुभांशु शुक्ला। आई बिलीव आपने इस नाम को सुना ही होगा अभी तक। शुक्ला, शुक्ला, गलत हो गई थी स्पेलिंग, ठीक है। तो आईएएफ का एक पर्सन है शुभांशु शुक्ला, वो भी इसके अंदर बैठे हैं। और अब इसके अंदर 2 और लोग हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतनी ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं रखते हैं, वो दोनों यूरोपियंस हैं, तो हमको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। कमांडर पूछा जा सकता है, इंडियन पर्सन का नाम पूछा जा सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। चारों पर्सन का नाम तुमसे कभी नहीं पूछेंगे। तो अब शुभांशु शुक्ला जो है, इनके साथ जो बात तुमको याद रखनी है, ये फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन टू रीच आईएसएस। इसलिए हम लोग के लिए मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो ये वहां पे सीख के आने वाले हैं उस चीज को हम लोग बीएएस में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में यूज करने वाले हैं उन सारी लर्निंग्स को। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है हमारे लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, मोदी जी ने भी इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, शुभांशु शुक्ला को धन्यवाद बोला था, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और सारी चीजें हुई थी। तो अगेन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब ग्रेस का जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ग्रेस में बैठ के लोग क्यों जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, किन चीजों को ये लोग अचीव, क्या चीज को अचीव करना चाहते हैं? तो ये लोग नए तरीके की टेक्नोलॉजीज को रिसर्च करना चाहते हैं या डेवलप करना चाहते हैं ऑन लियो। तो लियो की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेटर करने के लिए, वहां पे फर्दर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईएसएस जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये रिटायर होने वाला है। रिटायर होने का मतलब होता है यहाँ पे कि हम लोग इसको डिस्कार्ड करने वाले हैं, या फिर ये डीकमीशन होने वाला है। डीकमीशन होने का मतलब हुआ कि इसको आउट ऑफ यूज ले जाने वाले हैं। रिटायर का मतलब यही होता है, डीकमीशन का मतलब यही होता है। मैं आपको इजियर टर्म्स में बताना चाहता था। तो इसको हम लोग डीकमीशन करने वाले हैं, रिटायर करने वाले हैं फ्रॉम यूज इन 1 डेकेड, यानी कि इसके सिर्फ 10 साल बचे हैं। तो इस तरह की और चीजों को डेवलप किया जा सके ऑन लियो, इसके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एग्जायम स्पेस कंपनी। तो ये लोग ने अपने खुद के ऑब्जेक्टिव से, खुद के आइडिया से, खुद के इंटेंट से इस मिशन को किया था। नेक्स्ट, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि ये लोग कंडक्ट कर पाए मल्टीपल रिसर्चेस को
जो रिलेट करती हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि स्पेस साइंस से रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट कर सकें। एडिशनली नई टेक्नोलॉजीज को इन स्पेस टेक्नोलॉजी या इन स्पेस हम ट्राई कर सकें, यानी कि हम नई टेक्नोलॉजीज को ट्राई कर सकें, प्लस हम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकें। तो ये दो मेजर रीजंस थे इस चीज को करने के। थर्ड रीजन था कि हम लोग फॉस्टर करना चाहते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड एजुकेशन आउटरीच इन स्पेस। तो ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। अब ये तीनों मेजर ऑब्जेक्टिव्स आई बिलीव आपको समझ आ रहे होंगे। अगली चीज जो एग्जाम से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम को भी लॉन्च किया जा चुका है, और ये शुभांशु शुक्ला जो हैं ये वापस आ चुके हैं सक्सेसफुली, इंडिया भी वापस आ चुके हैं। इस मिशन को लॉन्च किया गया था फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर यूएस के एक स्टेट में है जिसको कहा जाता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में मायामी है, शायद आपने मायामी का नाम सुना होगा। अब इसमें जो यहाँ पे रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं, ये इनको हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो टोटल 60 एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया है ड्यूरिंग दिस मिशन। मिशन का जो स्पैन था वो था सिर्फ 14 डेज का, 14 दिन का मिशन था मात्र। 14 दिन में 60 एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया है। और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट को यूज किया है, जो कि स्पेसएक्स ने डेवलप किया था, फाल्कन 9 रॉकेट, ग्रेस, ये जो है इनको बनाया गया है, इनको कहा जाता है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, DRAGON स्पेस क्राफ्ट। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है एक रीयूजेबल रॉकेट, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट, यानी कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसको हम अर्थ पे वापस लाके रीयूज कर सकते हैं, उसको कहा गया है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। तो ग्रेस जो है वह ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है। तो द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज स्पेस एक्टिविटीज बिल 2025। स्पेस एक्टिविटीज बिल को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया क्यों आया? तो सबसे पहली चीज, एक जो बेसिक फिगर आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान भी रखना है इसको टिल एग्जाम, कि इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री का साइज है, स्पेस इकोनॉमी का साइज है, दैट इज 8.4 बिलियन। ये नंबर है फ्रॉम 2022। 2022 में इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का साइज था इतना। अब इसको बढ़ा के हम लोग बनाना चाहते हैं बाय 2033 44 बिलियन का। यानी कि हम लोग मैसिवली इस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे इस देश का जो बेरोजगार युवा है उसको नौकरियां मिल जाएंगी, उसका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। तो इस एक बेसिक ऑब्जेक्टिव के साथ इस बिल को बनाया गया। लेकिन इस बिल को लाने के पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। जैसे कि 2017 में इसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया गया, लेकिन इस फर्स्ट ड्राफ्ट को कभी भी पार्लियामेंट में नहीं लाया गया। पार्लियामेंट में ना लाने का बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था कि ड्राफ्ट की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बिल नहीं था जिसको पास कराया जा सके या जो इंडिया को मैसिवली ग्रोथ में हेल्प कर सके, इसलिए इसको कभी पार्लियामेंट में लाया ही नहीं गया 2017 वाले बिल को। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने एक एजेंसी को एस्टैब्लिश किया इन द ईयर 2020। ये जो 2020 में एजेंसी एस्टैब्लिश हुई है, इसको लीगल राइट्स दिलाने का काम करेगा ये बिल। ठीक है, तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए क्या एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया। एजेंसी का नाम है इन स्पेस। तो इन स्पेस को इस्टेब्लिश करने का प्लान किया गया 2020 में। 2020 में फाइनली फिर पहले प्लान किया गया कि हमको इन स्पेस बनाना चाहिए। इन स्पेस क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि अगर हमको 44 बिलियन की इंडिया की स्पेस इकोनॉमी बनानी है, तो हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर से नहीं कर सकते, सिर्फ इसरो इस चीज को अचीव नहीं कर सकता है, हमको प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा हमको। जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, अंबानी और अडानी, तो वो भी उस चीज में इन्वॉल्व होंगे, तो हम फास्टर मैनर में ग्रो कर पाएंगे इस पूरी की पूरी स्पेस इंडस्ट्री को। तो हमने इन स्पेस को एस्टैब्लिश किया फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। अब इसके बाद यहीं पे एक नेक्स्ट ईयर भी आपको अगर पता होगा तो आपके लिए इस बिल पे जाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, एंड दिस डिसीजन वाज इंडियन स्पेस पॉलिसी। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर स्पेस में एक्सीडेंट होता है। तो एक ट्रीटी है, इसको कहा जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी को साइन किया गया था इन द ईयर 1967।
1967 में जब इस ट्रीटी को साइन किया गया था, और या ये ट्रीटी क्या बोलना चाहती है कि किसी भी देश में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी करे, हम तो सीधे रिस्पॉन्सिबल मानेंगे उस देश की गवर्नमेंट को। यानी कि पाकिस्तान अगर स्पेस में कुछ करता है और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी दूसरे देश का नुकसान हो जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑफ पाकिस्तान। हम किसी प्राइवेट प्लेयर को ढूंढने नहीं जाएंगे, प्राइवेट कंपनी को ढूंढने नहीं जाएंगे, हम सीधा गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। प्राइवेट कंपनी के साथ क्या होता है, प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, प्राइवेट कंपनी का लॉस हुआ, प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, अब तुम किससे पैसे लोगे या किससे कॉम्पेंसेशन लोगे? तो हम देश को रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर करते हैं इन आउटर स्पेस ट्रीटी। अब लेकिन जब इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आएगा प्ले में, तो अब भाई गवर्नमेंट को तो आउटर स्पेस ट्रीटी में आपने रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो पैसे को रिकवर करे ना। अगर कोई स्पेस एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर मान लो कोई स्पेस के कुछ बेसिक लॉज को फॉलो करना है, किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने में किसी प्राइवेट कंपनी ने उन बेसिक लॉज को फॉलो नहीं किया, या इंडिया में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं लोग, तो बेसिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो गवर्नमेंट एक प्राइवेट कंपनी को लाइबल डिक्लेयर कर सके, यानी कि उससे कॉम्पनसेट करवा सके अपने आप को एटलीस्ट। इस चीज के लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी को बनाया गया, इसका जो मेन वो है। लेकिन इंडियन स्पेस पॉलिसी की प्रॉब्लम क्या है, ये लीगल फ्रेमवर्क लैक करती है। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है लीगली आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट में स्टैंड नहीं करती है। तो अब इसको कोर्ट में स्टैंडिंग दिलानी है, हमको इन स्पेस को पावर्स दिलानी है कि रियल में एक्ट कर सके। तो इसलिए हमने 2025 में इंट्रोड्यूस किया है क्लैट का सिलेबस बढ़ाने के लिए स्पेस एक्टिविटीज बिल 2025। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, 1 2 3 4 करके जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम स्टैट्यूटरी स्टेटस दिलाना चाहते हैं। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है लीगल स्टेटस दिलाना चाहते हैं टू इन स्पेस। अब अगली बात आती है कि इन स्पेस का तुमको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो इन स्पेस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इन स्पेस को स्टैट्यूटरी स्टेटस, यानी कि इन स्पेस खुद से अपने डिसीजंस को ले सके और मल्टीपल एक्टिविटीज को कर सके, फास्टर डिसीजन मेकिंग हो जाए, उसको किसी के लिए वेट ना करना पड़े। ठीक है, तो इससे होगा क्या, प्राइवेट सेक्टर को ये फास्टर मैनर में डील कर पाएगा, उनसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनको सेटल करा पाएगा, क्योंकि ये लीगल बॉडी बन जाएगी। तो लीगल बॉडी बनाना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज जो यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी जो है उसके बियॉन्ड जाके हम प्राइवेट कंपनीज की लाइबिलिटी को डिसाइड करना चाहते हैं। लाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनीज डिसाइडेड हो और इस पे भी हमारे स्टैट्यूटरी लॉज हो, स्टैट्यूटरी स्टेटस हो। तो इन दोनों चीजों को हम लोग मेनली सेटल करना चाहते हैं थ्रू दिस बिल। तो यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाएगा कि लीगली, यानी कि इंडिया के अंदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ किस तरह से अगर स्पेस एक्सीडेंट होंगे तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी को डिसाइड किया जाएगा। कोर्ट किन लॉज को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को लाइबल डिक्लेयर करेगा या फिर गवर्नमेंट को बोलेगा कि ये कंपनी लाइबल नहीं है। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क आ जाएगा। तो ये दो प्रॉब्लम्स को ये बिल सॉल्व कर रहा है। इसके बियॉन्ड मैंने नोट्स में कई सारी चीजें डाल दी हैं इस पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 1 के अंदर, तो आप उसको चेक कर लेना। वो आपको हेल्प कर देगा, लेकिन उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए हम लोग उनको कवर नहीं कर रहे हैं। एडिशनली आपको एक और टॉपिक पता होना चाहिए, विच इज तमिलनाडु स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लेकिन इसको भी मैंने नोट्स में डाल दिया है, ये आप देख लेना। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तमिलनाडु इस पॉलिसी के साथ इंडिया का थर्ड स्टेट बना था जिसने अपनी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया था। फर्स्ट वाज कर्नाटका, सेकंड वाज गुजरात, और उसके बाद एक थर्ड स्टेट आ गया हमारे पास तमिलनाडु, जिसने अपनी खुद की स्पेस पॉलिसी को बनाया है। कर्नाटका में क्योंकि बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, HQ ऑफ इसरो है, इसलिए भी कर्नाटका इस चीज में फर्स्ट है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी स्पेस पॉलिसी को बनाया। सेकंड गुजरात है जो कि मोदी जी का घर है, थर्ड तमिलनाडु है जो कि स्टालिन का घर है। तो आप इस टॉपिक को भी चेक कर सकते हो इन द नोट्स, और बाकी किसी भी क्वेरी क्वेश्चन हेल्प के लिए आप मेरे को रीच भी कर सकते हो। मेरा नंबर भी डला हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट्स, तो आप और मैं मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर 1 to 1 हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग प्रेपरेशन प्लान बना सकते हैं कि आपको किस तरह से यहाँ से फॉलो करना चाहिए अपनी प्रेपरेशन को। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। इंडेक्सेस को कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम।